अपनी बेस्ट एक्ट्रेस पत्नी से तलाक के बाद वो बेटे को अपने साथ ले गई और मैं बेटी को अपने साथ ले आया। मैंने अपनी बेटी को सिखाया कि अगर कोई मारे तो पलटकर मारो और कोई अपशब्द कहे तो पलटकर जवाब दो, जबकि उसने अपने बेटे को सिखाया कि कोई मारे तो हाथ मत उठाओ और कोई कुछ कहे तो चुप रहो। इसलिए मेरी बेटी जब भी उसके बेटे से मिलती उसे एक थप्पड़ रसीद कर देती थी। उम्मीद नहीं थी कि ये नजारा मीडिया के कैमरों में कैद हो जाएगा और इंटरनेट पर लीक हो जाएगा। उसी रात सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ली चुआन की बेटी किंडरगार्टन में बेस्ट एक्ट्रेस के बेटे को प्रताड़ित कर रही है। नेटिजन्स मेरी बेटी को बदतमीज कहने लगे और मुझे ताने मारने लगे कि जब मैं उस एक्ट्रेस के स्तर तक नहीं पहुंच पाया तो अब उसके बेटे से बदला ले रहा हूं। फिर कुछ इंटरनेट यूजर्स ने यह भी ढूंढ निकाला कि वो एक्ट्रेस जब मुझसे इंसाफ मांगने आई थी तो मैंने उसे भी एक थप्पड़ मार दिया था। उस एक्ट्रेस के अफवाहों वाले बॉयफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मुझ पर हमला किया और लिखा कि गू परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। शाओबाओ कल रात सपने में भी पापा पापा चिल्ला रहा था। एक्ट्रेस गू इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन असलियत तो यह है कि शाओबाओ जिस पापा का नाम ले रहा था वो मैं ही हूं, और जिस एक्ट्रेस गू की वो बात कर रहा है वो कल रात घुटनों के बल बैठकर मुझसे दोबारा शादी करने की भीख मांग रही थी। आधी रात को जब मैंने अपनी 4 साल की बेटी को अभी सुलाया ही था, तभी मेरी मैनेजर हड़बड़ाती हुई मेरे घर में घुस आई और बोली कि ली चुआन, तुम्हारी लाडली बेटी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जब मैंने वीबो खोलकर देखा तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी का आज किंडरगार्टन में एक लड़के के साथ लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में मेरी बेटी काफी आक्रामक दिख रही थी। उसने उस लड़के के हाथ पीछे से पकड़ रखे थे, उसे सोफे पर दबोच रखा था और उसके कान खींचकर उसे सबक सिखा रही थी। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आमतौर पर बहुत शांत रहता हूं, सिर्फ अपनी एक्टिंग पर ध्यान देता हूं और पीआर स्टंट नहीं करता। वैसे तो इस बात से कोई बड़ा तूफान नहीं खड़ा होता, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़का कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि मशहूर एक्ट्रेस गू किंगान का बेटा था। हर कोई जानता है कि गू किंगन न केवल इंडस्ट्री में बहुत ऊंचे मुकाम पर है, बल्कि वो बीजिंग के सबसे अमीर और रसूखदार गू परिवार की बड़ी बेटी भी है, जो असल मायने में बहुत ताकतवर है। कमेंट सेक्शन में हंगामा मचा हुआ था कि ली चुआन की बेटी ने एक्ट्रेस गू के बेटे को मारा है। ये तो ऐसा ही है जैसे किसी आम इंसान ने राजकुमार को थप्पड़ मार दिया हो। लोग कह रहे थे कि उन्होंने पहले ही सुन रखा था कि ली चुआन का किरदार खराब है और वो स्कूल के दिनों से ही दूसरों को परेशान करने वाला गुंडा रहा है। उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी ने किंडरगार्टन से ही ये सब शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि मैंने सुना है कि गू किंगान के इस बेटे के असली पिता ली परिवार के राजकुमार हैं। ली परिवार का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है कि कोई उनसे दुश्मनी मोल लेने की सोच भी नहीं सकता। ली चुआन का अब बचना नामुमकिन है, वो इसी के लायक है। मीडिया वाले तुरंत एक्टिव हो गए और उन्होंने जल्द ही ये पता लगा लिया कि एक्ट्रेस गू ने सालों पहले बेहद गुपचुप तरीके से शादी की थी और बीजिंग के सबसे बड़े ली परिवार के वारिस से निकाह किया था। हालांकि ली परिवार के मामलों में कोई गहराई से जांच करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए किसी को यह नहीं पता था कि उस वारिस का असली नाम क्या है। यह मामला रातों रात इतना बढ़ गया कि इसमें गू किंगान और ली परिवार का नाम जुड़ने की वजह से कई बड़े कलाकारों ने मेरी आलोचना करना शुरू कर दिया। आखिरकार हर कोई इन 2 बड़े परिवारों का करीबी बनना चाहता था। इनमें सबसे आगे जो शख्स था वो फिल्म इंडस्ट्री में मेरा अच्छा दोस्त माना जाने वाला फांग युआन था। उसने सीधे एक पोस्ट शेयर किया कि गू परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई हाथ नहीं उठा सकता। शाओबाओ कल रात सपने में भी रोते हुए पापा को पुकार रहा था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। इस मामले को गू परिवार कभी ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। इस पोस्ट के साथ फांग युआन ने एक आलीशान महल के बगीचे में झूले पर बैठे हुए अपनी रोती हुई आंखों वाली तस्वीर लगाई थी। तेज नजर वाले लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि यह महल बीजिंग के ली परिवार का ही है। मामला साफ हो गया कि फांग युआन ही उस एक्ट्रेस का पति है, शाओबाओ का असली पिता है और अमीर ली परिवार का असली वारिस है। इस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले और फांग युआन ने खुद नीचे जवाब दिया कि कृपया मेरे काम पर ध्यान दे, मेरी निजी जिंदगी पर नहीं। मैं कभी अपने परिवार के नाम का सहारा नहीं लेता और खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहता हूं।
हालांकि उसने खुलकर कुछ नहीं कहा था, लेकिन ये एक तरह से उस बात को स्वीकार करना ही था। लोग कहने लगे कि फांग युआन ही ली परिवार का राजकुमार है। गु किंगहान और फांग युआन की अमीर घराने की गुप्त शादी की कहानी हकीकत बन चुकी है और ली चुआन इस कहानी का विलेन है। कुछ ही देर में इंटरनेट पर हर तरफ फांग युआन की तारीफ होने लगी। मैंने 20 साल की उम्र में ही अपने परिवार का पूरा बिजनेस संभाल लिया था और सत्ता को अपने हाथों में रखा था, इसलिए मैं इस तरह की साजिशों और धोखेबाजी को अच्छी तरह समझता था। फांग युआन की ये चाल वास्तव में काफी समझदारी भरी थी। उसने जनता की राय को अपने पक्ष में कर लिया और मुझे निशाना बनाया। ऊपर से देखने में लगा कि वो जीत गया, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पूरी योजना गलत बुनियाद पर टिकी थी, क्योंकि शाओबाओ जिस पापा को पुकार रहा था वो मैं हूं, और जिस एक्ट्रेस की वो बात कर रहा है वो कल रात खुद घुटनों पर बैठकर मुझसे पैचअप करने की मिन्नतें कर रही थी। मैं ली चुआन ही ली परिवार का असली राजकुमार हूं। गु और ली परिवार लंबे समय से एक दूसरे के बराबर के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं और हम दोनों अपने अपने परिवारों के इकलौते वारिस हैं। मैं और गु किंगान बचपन से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। हमारी दुश्मनी ऐसी थी कि अगर बार में किसी ने एक बूंद भी कम पी तो हम उसके लिए वकील बुला लेते थे। बीजिंग में हम जहां भी मिलते थे वहां हंगामा होना तय होता था। कुछ साल पहले एक बार हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हम दोनों एक साथ आ गए और उसी रात वो प्रेग्नेंट हो गई। गुपचुप शादी के बाद गु किंगान ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, बड़ी बेटी ली शाओबेई और छोटा बेटा गु शाओबाओ। बाद में जब हमारा तलाक हुआ तो मैं बेटी को अपने साथ ले आया और बेटा गु किंगान के पास रह गया। उस किंडरगार्टन वाले वीडियो का असली सच ये था कि मेरा बेटा वहां एक लड़की की चोटी खींच रहा था। उसने उसे रुला दिया और माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। मेरी बेटी एक बड़ी बहन के नाते अपने भाई को सुधार रही थी। उस समय जब मेरी बेटी ने उसे सोफे पर रोका हुआ था तो मेरा बेटा चिल्ला रहा था कि ली शाओबेई, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं रोते हुए पापा को फोन करके बताऊंगा। न जाने कैसे किसी मीडिया वाले ने इसे रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो इंटरनेट पर जाते ही ये अफवाह फैल गई कि मेरी बेटी उस एक्ट्रेस के बेटे को प्रताड़ित कर रही है। और जब यह विवाद चल ही रहा था तब मीडिया ने एक और वीडियो जारी कर दिया। एक बिल्डिंग के नीचे एक्ट्रेस गु किंगान काले रंग की ड्रेस में खड़ी थी। रोशनी में उनका खूबसूरत चेहरा चमक रहा था और वो सूट पहने हुए मुझसे कुछ कह रही थी। मैं बेहद चिड़चिड़े अंदाज में उनकी बात सुन रहा था, हंस रहा था और अचानक ऐसा लगा कि मैंने उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस वीडियो ने इंटरनेट पर फिर से आग लगा दी। लोग कहने लगे कि एक्ट्रेस जरूर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगने आई होंगी और मैंने उन्हें भी पीट दिया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके फैंस ने गालियों की बौछार कर दी, लेकिन सच तो यह था कि मैंने उन्हें थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उनके चेहरे के पास उड़ रहे एक मच्छर को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया था। अगर वो मीडिया वाले आधा घंटा और रुक जाते तो देखते कि गु किंगान मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर नखरे दिखाते हुए मुझे दोबारा शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। वो तो मुझे किस करने की कोशिश भी कर रही थी। मेरी इन हरकतों को देखकर मेरी मैनेजर लियू जी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर मेरे लिए एक पेरेंट चाइल्ड रियलिटी शो साइन कर लिया और कहा कि इस समय पूरा इंटरनेट तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा। इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमा लो, वरना हमारे पास आगे के लिए कुछ नहीं बचेगा। लियू जी को इस तरह हताश देखकर मैंने उन्हें इशारा किया और कहा कि ठीक है, मैं इस शो में जाने को तैयार हूं, बशर्ते फांग युआन भी शाओबाओ को लेकर वहां आए। लियू जी लगभग उछल पड़ी और बोली कि तुम सच में पागल हो गए हो। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा कि मैं पागल नहीं हूं। फांग युआन की असली पहचान मैंने पहले ही निकलवा ली है। मैं इस बार बहुत बड़ा दाव खेलने जा रहा हूं और फांग युआन को उसकी औकात दिखाऊंगा। यह रियलिटी शो पूरी तरह से लाइव होने वाला था। शूटिंग के पहले दिन जब मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़कर गाड़ी से उतरा तो फांग युआन वहां पहले से मौजूद था। शाओबाओ उसके बगल में खड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से फूला हुआ था। साफ था कि वो खुश नहीं था। फांग युआन कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए कह रहा था कि शाओबाओ थोड़ा शर्मीला बच्चा है, लेकिन वो बहुत संस्कारी है। बच्चों को हमेशा पिता के मार्गदर्शन की जरूरत होती है। लाइव चैट में लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि वो कितना अच्छा पिता है
और सच में ली परिवार का वारिस होने के लायक है। जब से उसने खुद को ली परिवार का राजकुमार और एक्ट्रेस का पति मान लिया था, तब से लोग उसे एक आदर्श पुरुष मानने लगे थे। मुझे पास आते देखकर फांग युआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने मुझसे कहा कि ली चुआन भाई, अपनी बेटी से कहो कि वो शाओबाओ से सबके सामने माफी मांगे। उसने शाओबाओ को परेशान किया है। शाओबाओ ने जब मुझे देखा तो वह मुझसे नाराज होकर अपना मुंह फेरने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि उसकी नानी ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। ये अच्छा मौका है उसे सुधारने का। मैंने अपनी भौहें उठाई और अपनी बेटी से कहा कि शाओबेई, जरा बताओ कि तुमने शाओबाओ को क्यों मारा था। मेरी बेटी ने साफ साफ बता दिया कि कैसे। शाओबाओ एक लड़की की चोटी खींच रहा था। यह सुनते ही शाओबाओ गुस्से में आ गया और उसने मेरी बेटी के हाथ से उसकी चॉकलेट मिठाई छीन ली और चिल्लाया कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैंने गुस्से में आकर तुरंत शाओबाओ को पकड़ा और कहा कि गू शाओबाओ, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से चीजें छीनने और बदतमीजी करने की इजाजत किसने दी? इसे वापस करो और अपनी बहन से माफी मांगो, समझे? फांग युआन तुरंत चिल्लाया कि ली चुआन रुक जाओ, तुम हमारे शाओबाओ को हाथ नहीं लगा सकते। लाइव कमेंट्स भी तेजी से चलने लगे कि ली चुआन की हिम्मत देखो, जो कैमरे के सामने बच्चे पर हाथ उठा रहा है। एक्ट्रेस को मारने के बाद अब उसके बेटे को भी प्रताड़ित कर रहा है। क्या यह पागल हो गया है जो माफी मांगने को कह रहा है? लोग लिख रहे थे कि ली चुआन खुद को समझता क्या है, उसकी बेटी शाओबाओ की बहन बनने के लायक नहीं है। ली परिवार के राजकुमार को, इस विलेन को खत्म कर देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि फांग युआन शाओबाओ से कितना प्यार करता है, उसने तुरंत उसे बचा लिया। एक पिता का प्यार छुपाए नहीं छुपता। फांग युआन जैसे ही शाओबाओ को बचाने के लिए आगे बढ़ा, शाओबाओ ने उसका हाथ झटक दिया और बोला कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, दूर रहो मुझसे। फांग युआन वही जम गया। मैंने सख्त लहजे में कहा कि गू शाओबाओ, तुम्हें इस तरह बात करना किसने सिखाया? तुम्हारे संस्कार कहां गए? शाओबाओ की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे घूर कर देखा और भागते हुए चिल्लाया कि तुम बहुत निष्ठुर इंसान हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं सोचने लगा कि इस बच्चे ने न जाने कितने नाटक देख रखे हैं जो ऐसी बातें कर रहा है। मैं अभी अपना सिर पकड़ ही रहा था कि फांग युआन ने ठंडे लहजे में कहा कि ली चुआन, तुम सच में हद पार कर रहे हो। तुमने पहले किंगान को परेशान किया और अब शाओबाओ को। क्या तुम्हें लगता है कि गू परिवार और ली परिवार में कोई मर्द नहीं बचा? मैं हंसा और बोला कि गू परिवार की बात है तो मुझे किसी का डर नहीं है। रही बात ली परिवार की, तो मैंने सुना है कि तुम ही ली परिवार के राजकुमार हो। लेकिन अफसोस, मैंने कुछ समय पहले ही ली परिवार के असली राजकुमार को देखा है और वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं दिखते। झूठ आखिर झूठ ही रहता है। मेरी इस बात से फांग युआन के चेहरे पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी, लेकिन अगले ही पल उसने फिर से अपनी नकली मुस्कान चेहरे पर ला दी और बोला कि ली चुआन भाई, मैं और तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हमारे लिए परिवार के लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। वे तुम जैसे हम इंसान से क्यों मिलेंगे? उसके बात करने का अंदाज बेहद घमंडी था और वो बड़े लोगों की तरह नकल करने की कोशिश कर रहा था। लाइव चैट में लोग उसकी इस बात का समर्थन कर रहे थे। जब किसी ने लिखा कि ये तो भेदभाव है, तो बाकी लोगों ने उसे टोकते हुए लिखा कि इसमें कैसा भेदभाव, इंसान को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, समाज में सब बराबर नहीं होते। लोग कह रहे थे कि फांग युआन कितना सच्चा है, बड़े परिवारों के लोग आम जनता से नहीं मिलते, वो सच में ली परिवार का असली वारिस है। मुझे फांग युआन की असलियत पता थी, इसलिए मुझे हंसी आ गई और मैंने पूछा कि अच्छा ऐसा है, तुमने सोशल मीडिया पर जिस आलीशान महल की तस्वीर डाली थी वो ली परिवार का नानवान विला है ना? फांग युआन ने गर्व से सिर हिलाया और कहा कि हां, वो शहर में हमारे परिवार का सबसे बड़ा विला है। तभी पास में खेल रही मेरी बेटी ने सुना और दौड़कर आई कि पापा, मुझे भी वो विला देखना है। मैंने तुरंत अपनी बेटी का मुंह बंद कर दिया ताकि वो दाही का नाम न ले ले। दाही असल में हमारे विला में रहने वाला पालतू कुत्ता है। जब भी मेरी बेटी वहां जाती है, वो उस पर बैठकर बगीचे में दौड़ती है। फांग युआन ने जब मुझे अपनी बेटी का मुंह बंद करते देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई और उसने कहा कि ली चुआन भाई, बच्ची के साथ ऐसा मत करो, लड़कियों में थोड़ी इच्छाएं होती है। उसने मेरी बेटी से कहा कि शाओबेई, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें उस विला में ले जाऊंगा। वैसे भी शाओबाओ को भी घर की याद आ रही है। इसके बाद उसने एक मैसेज भेजा और शो की टीम से कहा
कि मैंने सब इंतजाम कर दिया है, हमारा अगला पड़ाव नानवान विला होगा। शो के मेकर्स तो यही चाहते थे, क्योंकि इतने बड़े घराने के आलीशान महलों में जाने का मौका किसी को नहीं मिलता। बाकी कलाकार भी फांग युआन की तारीफ करने लगे। इंटरनेट पर भी लोग सर्च करने लगे कि वो विला कितना भव्य होगा, और सब उसे देखने के लिए बेताब थे। फांग युआन की हर तरफ वाहवाही हो रही थी, और मैं कोने में खड़ा चुपचाप मुस्कुरा रहा था कि जितना ऊपर चढ़ोगे उतनी ही बुरी तरह गिरोगे। उस विला में वो कदम तो रख सकता है, लेकिन वहां उसकी एक नहीं चलेगी। विला जाने का कार्यक्रम अगले दिन का था, इसलिए उस दिन सब आराम कर रहे थे। जब मैं अपनी बेटी को लेकर लिविंग रूम में आया तो श्याओबाओ हाथ बांधकर सोफे पर बैठा था और उसका मुंह फूला हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इस जिद्दी बच्चे के नखरे नहीं उठाने वाला। मैं किचन में मीठा बनाने चला गया। मेरी बेटी समझदारों की तरह मेरी मदद करने आ गई, लेकिन मेरे बेटे ने कोई मदद नहीं की और बड़े नवाबों की तरह बैठा रहा। मैंने मीठा तैयार करके अपनी बेटी के सामने रखा और कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, इसे खा लो। श्याओबाओ ने तुरंत देखा और गुस्से में चिल्लाया कि मेरा हिस्सा कहाँ है। मैंने शांति से कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता की मदद करते हैं उन्हें ही ये मीठा मिलेगा। श्याओबाओ ने चिढ़कर कहा कि मैं अपनी नानी के घर पर कभी कोई काम नहीं करता। मैंने मन ही मन कहा कि मैं तुम्हारी ये आदतें बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी नानी का तरीका गलत था, मेरे यहां नियम अलग है। गू परिवार में सब उसकी बात मानते थे, लेकिन जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। उसने लात मारकर सामने रखी कुर्सी गिरा दी और मेरी बेटी के सामने रखे कटोरे को धक्का दे दिया, जिससे सारा खाना जमीन पर बिखर गया। ये देखकर मेरा गुस्सा बढ़ गया कि बिना किसी तमीज के इस तरह खाना बर्बाद करना। अब एक पिता होने के नाते मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने ठंडी आह भरी और अपना हाथ बढ़ाकर गु श्याओबाओ को अपनी जांघ पर दबोच लिया। एक करारे थप्पड़ के साथ मैंने उसके कूल्हे पर मारा और कहा कि तुम्हें कुर्सी पर लात मारने के लिए, खाना बर्बाद करने के लिए और दीदी के साथ बदतमीजी करने के लिए ये सजा मिली है। गु श्याओबाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें मार की जरूरत है। आगे से तुम जब भी शरारत करोगे मैं तुम्हें पीटूंगा। गु श्याओबाओ पहले तो दंग रह गया, फिर उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। लाइव चैट के कमेंट्स कुछ सेकंड के लिए गायब हो गए और फिर पूरी तरह से भड़क उठे। सब कहने लगे कि ये बहुत बड़ी खबर है, ली चुआन पागल हो गया है। मैंने कभी किसी को इतना साहसी नहीं देखा। क्या ली चुआन को सच में पता है कि गु श्याओबाओ किसका बच्चा है? ली चुआन शायद मरना चाहता है। वो इस शो में सिर्फ अपनी जान गंवाने आया है। कमेंट्स में हंगामा मची रहा था कि फेंग युआन बीच में कूद पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा कि ली चुआन, तुम रुक जाओ, तुम श्याओबाओ को कैसे मार सकते हो? मैं पुलिस को बुलाने जा रहा हूं। वो गुस्से में मेरे सामने आया और गु श्याओबाओ को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन आंसू और नाक बहाते हुए गु श्याओबाओ ने उसे नापसंद करते हुए खुद से दूर कर दिया। उसने मेरे कपड़े पकड़ लिए और अपना मासूम चेहरा मेरी छाती से रगड़ते हुए रोने लगा कि तुमने मुझे चोट पहुंचाई है। मेरा कूल्हा 3 टुकड़ों में टूट गया है। मैं 3 महीने तक तुम्हारे घर पर रहूंगा, तभी ठीक होऊंगा। तुम्हें मेरे साथ सोना होगा और ली शाओबे को नानी के घर रहने के लिए भेज दो। मैं उसके साथ जगह बदलूंगा। फेंग युआन हैरान रह गया और कमेंट्स करने वाले भी अवाक रह गए। सब सोचने लगे कि इसका क्या मतलब है? क्या श्याओबाओ को मार खाने के बाद भ्रम हो रहा है? रुको, क्या मैंने गलत सुना? फेंग युआन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। हैरान होने के बाद उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। काफी देर तक घंटी बजने के बाद वहां से एक सुरीली और कोमल महिला की आवाज आई, जिसने हेलो कहा। इसके बाद कमेंट्स और भी ज्यादा बढ़ गए, क्योंकि वो आवाज मशहूर एक्ट्रेस गु किंग यानी गु किंगहान की थी। मुझे पता था कि फेंग युआन माहौल बनाना अच्छी तरह जानता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इसमें इतना माहिर है। पल भर में पूरा कमेंट सेक्शन गु किंगहान मेरी पत्नी जैसे शब्दों से भर गया। फेंग युआन ने गर्व से फोन पकड़ा और मेरी तरफ देखते हुए कहा कि किंगहान बहन, मैं हूं, क्या तुम व्यस्त हो? गु किंगहान की आवाज ठंडी थी और उसने सिर्फ इतना कहा कि बोलो। फेंग युआन ने कहा कि किंगहान बहन, मैं श्याओबाओ को लेकर एक शो में आया हूं, लेकिन यहां ली चुआन नाम का एक एक्टर है जिसने अभी अभी श्याओबाओ को पीटा है। बच्चा अभी तक रो रहा है और ली चुआन मुस्कुरा रहा है। फेंग युआन की बात पूरी होने से पहले ही गु किंगहान ने उसे टोकते हुए पूछा कि ली चुआन,
फेंग युआन ने फोन मेरी तरफ बढ़ाते हुए उत्साह से कहा कि हाँ, उसे फोन दो। गु किंगान शाओबाओ की मां है। ली चुआन, अब तुम अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैंने लापरवाही से फोन लिया और कहा कि क्यों, क्या वहां अखबार पलटने की आवाज आ रही है? इसके बाद गु किंगान की ठंडी हंसी सुनाई दी कि मैंने खबरें देख ली है। बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसकी बातें, मुझे याद आया कि ये उस रात के बारे में था जब उसने मुझे जबरदस्ती चूमने की कोशिश की थी और मैंने उसे पीछे धकेल दिया था। उसने मुझसे कहा था कि आगे से मुझे रात में किसी दूसरी महिला के साथ अकेले खाना खाने की इजाजत नहीं है। 2 दिन पहले ही मैंने अपनी एक महिला बिजनेस पार्टनर के साथ खाना खाया था और मीडिया ने हमारी तस्वीरें खींचकर यह अफवाह फैला दी कि मैं देर रात किसी हसीन लड़की से मिल रहा हूं। इस महिला का तलाक हो चुका है, फिर भी वो मुझ पर हक जताना चाहती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने सच में तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो तुम क्या कर लोगी? गु किंगान फोन के उस पार कुछ सेकंड के लिए गुस्से में अपने दांत पीसती रही। फिर उसने धीरे से हंसते हुए कहा कि ठीक है, तुम बस इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। शो के नियमों के मुताबिक सभी फोन कॉल लाउडस्पीकर पर होने जरूरी थे। इस बातचीत ने पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। लोग कहने लगे कि एक्ट्रेस गु किंगान अब खुद ली चुआन को सबक सिखाएंगी। यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, हम देखना चाहते हैं कि गु किंगान ली चुआन को कैसे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकलवाती है। फेंग युआन बहुत सीधे हैं, वरना ली परिवार के असली वारिस होने के नाते क्या वो ली चुआन का करियर बर्बाद नहीं कर सकते थे? हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मुझे गु किंगान और ली चुआन की बातचीत कुछ अजीब और रोमांटिक क्यों लगी। बाकी लोगों ने उनसे कहा कि तुम लोग कुछ अच्छा सोचो, गु किंगान हमारे फेंग युआन की पत्नी है। फेंग युआन के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, लेकिन वो दिखावे के लिए गंभीर बनते हुए बोला कि ली चुआन, तुमने हमारे शाओबाओ के साथ दुर्व्यवहार किया है। बच्चे की मां तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि अच्छा, तो अब मैं अपनी समझदार बेटी को लेकर कमरे में जा रहा हूं। इतना कहकर मैं जाने लगा। गु शाओबाओ जोर से चिल्लाया कि तुम नहीं जा सकते। जब उसने देखा कि इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने गुस्से में 2 बार पैर पटके, लेकिन मैं अपनी बेटी का हाथ पकड़े आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वो बच्चा पूरी तरह से बिगड़ा नहीं था। उसने कुछ सेकंड के लिए अपना मुंह फुलाया और आखिर में टिश्यू पेपर उठाकर जमीन पर फैली गंदगी को साफ करने लगा। फेंग युआन ये देखकर दंग रह गया और तुरंत शाओबाओ को रोकने के लिए आगे बढ़ा कि तुम डरो मत, ये नौकरों का काम है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। गु शाओबाओ ने देखा कि मैं अपनी बेटी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूं तो वो घबरा गया। उसने तुरंत फेंग युआन का हाथ झटकने की कोशिश की। जब हाथ नहीं छूटा तो उसने गुस्से में फेंग युआन को डांटते हुए कहा कि तुम हमेशा मेरे बीच में क्यों आते हो, तुम मेरे पापा नहीं हो। फेंग युआन का चेहरा सफेद पड़ गया और वो हैरान होकर वहीं जम गया। अब सिर्फ शो के मेहमान ही नहीं बल्कि डायरेक्टर की टीम भी हैरान थी। फेंग युआन गु शाओबाओ का पिता नहीं था। क्या इसका मतलब यह है कि वो ली परिवार का वारिस नहीं है? क्या मैंने गलत सुना? गु शाओबाओ ने कहा कि फेंग युआन उसके पिता नहीं है। कमेंट्स में लोग कहने लगे कि यह गलत है। अभी तो फेंग युआन ने गु किंगान को फोन किया था और उसका अंदाज बिल्कुल बच्चे के पिता जैसा था। सब जानते हैं कि बच्चे गुस्से में कभी झूठ नहीं बोलते, तो क्या यहां कोई बड़ा राज छुपा है? कमेंट्स में लोग कयास लगाने लगे कि क्या फेंग युआन ने अपनी झूठी पहचान बनाई है। लोग बहुत मतलबी होते हैं। फेंग युआन कमेंट्स देख सकता था, इसलिए वो अंदर से बहुत घबरा गया था। मैंने देखा कि फेंग युआन ने अपने फोन पर नजर डाली और मैं समझ गया कि वो आगे क्या करने वाला है। इसलिए मैंने पहले ही एक तैयार मैसेज भेज दिया। 1 मिनट के भीतर फेंग युआन का फोन बज उठा। उसने फोन करने वाले का नाम देखा और तुरंत अपने फोन को इस तरह झुकाया कि कैमरा स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके। स्क्रीन पर ली हुआनियन का नाम दिख रहा था, जो ली परिवार के छठे चाचा है। फेंग युआन कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और जोर से फोन उठाते हुए बोला कि पापा, आपने पहले फोन क्यों नहीं उठाया? यहां बहुत बड़ी बात हो गई है। ली हुआनियन ने उत्साह से कहा कि फेंग युआन, मुझे अभी जानकारी मिली है कि हमारे परिवार के असली वारिस कल हवेली लौट रहे हैं। उन्होंने अभी अभी मुझे संदेश भेजा है कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं।
फेंग युआन की आंखें चमक उठीं और उसने कहा कि सच में? क्या बड़े भाई देश लौट आए हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ली परिवार की कमान उनके हाथ में है। उनका आपसे मिलना बहुत बड़ी बात है। आपको कोई तरीका निकालना होगा ताकि वो आपके दिल की बात समझ सकें। ली हुआनियन की बात पूरी होने से पहले ही फेंग युआन ने उसे टोकते हुए कहा कि ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़े भाई से अच्छे से मिलूंगा। मुझे उनसे मिले बहुत समय हो गया है और मैं उन्हें बहुत याद कर रहा था। उसका बार बार बड़े भाई कहना मुझे ये सोचने पर मजबूर कर गया कि क्या मैं कभी ली परिवार में फेंग युआन से मिला हूं। जाहिर है कि मैं कभी नहीं मिला। ली परिवार के छठे चाचा परिवार के मुख्य सदस्य नहीं हैं और उनके पास कोई खास शक्ति नहीं है। उनका मुझसे मिलना ही नामुमकिन है। फिर फेंग युआन की तो बात ही अलग है। फेंग युआन ने फोन काटने के बाद एक गहरी सांस ली और कैमरे की तरफ देखकर कहा कि कुछ समय से इंटरनेट पर यह अफवाह चल रही थी कि मैं ली परिवार का वारिस हूं। मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं अपने बड़े भाई को मीडिया की नजरों से बचाना चाहता था। मेरा इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था। मैं ली परिवार का कानूनी बेटा हूं और इस परिवार का हिस्सा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग किसी की बातों में नहीं आएंगे। उसने इशारों इशारों में यह जताने की कोशिश की कि किसी ने मेरे खिलाफ पैसे देकर झूठी खबरें फैलाई है। इसके बाद कमेंट्स करने वाले तुरंत मेरी तरफ मुड़ गए और मुझे भला बुरा कहने लगे। फेंग युआन के पास सच में दिमाग है। इसी वजह से वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस मुकाम तक पहुंचा है। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं सिर्फ मुस्कुराया और कहा कि तो मिस्टर फेंग, अगर आप ली परिवार के सदस्य हैं तो आपके पिता ने आपका सरनेम फेंग क्यों रखा? फेंग युआन ने आह भरते हुए कहा कि यह हमारे परिवार का निजी मामला है और मैं किसी बाहरी व्यक्ति को यह नहीं बता सकता। मुझे माफ करना। उसके इस विनम्र अंदाज को देखकर कमेंट्स में मुझे और भी ज्यादा गालियां पड़ने लगी कि ली चुआन की इतनी हिम्मत कि वो ली परिवार के मामलों में दखल दे रहा है। उसे अपनी औकात देखनी चाहिए। फेंग युआन कितना अच्छा भाई है। असली वारिस जरूर अपने इस छोटे भाई से बहुत प्यार करते होंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कल ली चुआन का क्या हश्र होगा। गु किंगहान और असली वारिस मिलकर उसे बर्बाद कर देंगे। हालांकि कुछ समझदार लोग भी थे जो कह रहे थे कि मुझे ये सब अजीब लग रहा है। फेंग युआन का पुराना अंदाज तो यही दिखा रहा था कि वो खुद को असली वारिस मान रहा था। अब पकड़े जाने पर वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है कि गु शाओबाओ ली चुआन को पसंद करता है। वो उसके साथ ही रहना चाहता है, जैसे कोई सख्त पिता अपने बच्चे को सुधार रहा हो। लेकिन इन गिने चुने कमेंट्स का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पूरी दुनिया कल की बड़ी मुलाकात का इंतजार कर रही थी कि मुझे कैसे सबक सिखाया जाएगा और असली वारिस कब सामने आएगा। फेंग युआन उत्साह के मारे रात भर सो नहीं पाया। मैंने उसे रात भर अपना परिचय दोहराते हुए सुना कि बड़े भाई नमस्ते, मैं आपके छठे चाचा का बेटा हूं, आपका सगा चचेरा भाई हूं। मुझे रात में बार बार छींकें आ रही थी, इसलिए मैंने अपने कान बंद किए और सो गया। अगली सुबह पूरी टीम नानवान हवेली पहुंच गई। ये हवेली इतनी भव्य और आलीशान थी कि इसके बारे में जो सुना था वो सामने दिख रहा था। अफवाह थी कि मिस्टर ली ने अपनी प्यारी पत्नी के लिए अरबों रुपए खर्च करके इसे बनवाया था। सीधे शब्दों में कहें तो ये मेरे बेहद रोमांटिक पिता ने मेरी मां के लिए बनवाया था। इस भव्यता को देखकर किसी के भी मुंह से सिर्फ वाही निकल सकता था। फेंग युआन सबसे आगे चल रहा था और जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि बेशकीमती गुलाबों से भरी गाड़ियां अंदर जा रही थी। उसने नौकर को रोककर पूछा तो पता चला कि ये गुलाब एक्ट्रेस गु किंगहान ने आज आने वाले किसी खास शख्स के लिए खास तौर पर मंगवाए हैं। कमेंट्स करने वाले फिर से उत्साहित हो गए कि ये गुलाब पक्का गु किंगहान ने फेंग युआन के लिए भेजे हैं। मुझे लगता है कि उनके बीच सच में कुछ चल रहा है। गु किंगहान का असली वारिस से तलाक हो चुका है, इसलिए फेंग युआन के साथ उनका रिश्ता जुड़ना सामान्य है। फेंग युआन और शाओबाओ का खून का रिश्ता है, इसलिए वो शाओबाओ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। फेंग युआन के चेहरे पर शर्म आ गई और उसने कैमरे से कहा कि आप लोग अंदाजा मत लगाइए। किंगहान बहन भले ही मेरे साथ पली बढ़ी है, लेकिन वो पहले मेरी भाभी थी। प्यार के मामले में चीजें वक्त के साथ होती है और मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। फेंग युआन की इस हिम्मत की वजह यह थी कि बाहर ये अफवाह थी कि मेरे और गु किंगहान के बीच कोई प्यार नहीं था
और हमने सिर्फ बच्चे के लिए शादी की थी। उसने अपने पिता से हमारे झगड़ों की कहानियां सुनी होंगी, इसलिए वो गु किंगहान की मां को खुश करने और शाओबाओ का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो गु परिवार का दामाद बन सके। तभी एक अन्य मेहमान ने पूछा कि अरे, ली चुआन कहाँ है? वो यहां आने के बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। कमेंट्स में लोग हंसने लगे कि ली चुआन गायब हो गया है, वो पक्का डर के मारे भाग गया होगा। कल वो बहुत उछल रहा था, यहां आते ही उसकी हवा निकल गई। क्या उसे लगता है कि वो भाग पाएगा? मैं तो बस उसे बर्बाद होते देखना चाहता हूं। फेंग युआन जल्दी से अपने बड़े भाई के साथ मिलकर उसे सबक सिखा। इसी बीच हवेली के साइड गेट से एक आदमी बाहर आया जो ली परिवार के छठे चाचा थे। फेंग युआन उनके पास गया और बोला कि पापा, आखिरकार मैं घर पहुंच गया, मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। ली हुआनियन ने घबराते हुए कहा कि असली वारिस भी अभी अभी पहुंचे हैं, क्या तुम उनसे मिले? फेंग युआन हैरान हुआ कि नहीं। तो गेट पर ही थे, हमने बड़े भाई को नहीं देखा, वो अंदर कब गए? ली हुआनियन उलझन में थे और फिर गंभीरता से बोले कि वैसे भी बड़े भाई का मूड ठीक नहीं लग रहा है, वो अभी साइड वाले हॉल में है। तुम यहां क्या समय बर्बाद कर रहे हो? जल्दी अंदर जाओ। फेंग युआन तुरंत राजी हो गया और उसने डायरेक्टर और बाकी मेहमानों से कहा कि आप लोग लिविंग रूम में जाकर आराम कीजिए और खाइए पीजिए। लेकिन जब वे अंदर जाने लगे तो नौकरों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मिस्टर फेंग, बड़े भाई का हुक्म है कि आप और ये लोग अंदर नहीं जा सकते, आप सब बाहर इंतजार कीजिए। डायरेक्टर और मेहमान बहुत उम्मीद लेकर आए थे और दिन भर फेंग युआन की तारीफ कर रहे थे, लेकिन अब अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर वे फेंग युआन को नाराजगी से देखने लगे। फेंग युआन पल भर के लिए असहज हो गया, फिर उसने सबको शांत करते हुए कहा कि पक्का मेरे बड़े भाई से कोई गलती हुई है, उनके जैसे ऊंचे पद के लोग बहुत सतर्क रहते हैं, मैं अंदर जाकर उनसे बात करता हूं ताकि वो आप सबका स्वागत कर सकें। उसने एक मेहमान से कहा कि तुम जाकर ली चुआन को ढूंढो, जब मेरे बड़े भाई को पता चलेगा कि उसने शाओबाओ को मारा है तो वो उसका हिसाब बराबर करेंगे और गु किंगहान भी उसे नहीं छोड़ेंगी। पास खड़े ली हुआनियन ने जब ली चुआन का नाम सुना तो वो चौंक गए, क्योंकि ये नाम तो असली वारिस जैसा ही था। फेंग युआन ने हाथ हिलाते हुए कहा कि अरे पापा, ये सिर्फ एक जैसा नाम है, वो हमारे शो का एक मामूली एक्टर है जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं पहले अंदर जाकर बड़े भाई से मिलता हूं, उन्हें इंतजार करवाना ठीक नहीं है। इतना कहकर उसने अपना कोट ठीक किया और हवेली के अंदर चला गया। ली हुआनियन को कुछ अजीब लगा। उन्होंने डायरेक्टर को बुलाकर पिछले 2 दिनों की बातें पूछी और जब शो की रिकॉर्डिंग देखी तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद असली वारिस थे। ली हुआनियन कभी एंटरटेनमेंट शो या गॉसिप नहीं देखते थे। उन्हें क्या पता था कि उनके बेवकूफ बेटे ने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वो फेंग युआन को रोकने के लिए अंदर भागना चाहते थे, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे और वहां की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। फेंग युआन घबराहट और उत्साह के साथ हवेली के अंदर गया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, सब कुछ उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा आलीशान था। वो कल्पना कर रहा था कि अगर आज उसने बड़े भाई का दिल जीत लिया और गु किंगहान का साथ मिल गया तो उसकी जिंदगी ऐशोआराम में बीतेगी। नौकर उसे साइड वाले हॉल में ले गए। मैं दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। जब मैंने उसके आने की आवाज सुनी तो उसने रात भर सीखी हुई बातों को बड़े ही अदब से दोहराया कि बड़े भाई नमस्ते, मैं ली हुआनियन का बेटा हूं, मेरा नाम फेंग युआन है, मैं लंबे समय से आपका सम्मान करता आया हूं और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जब उसने अपनी बात पूरी की तब मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। फेंग युआन ने जब मेरा चेहरा देखा तो वो दंग रह गया कि तुम यहां कैसे? उसने आसपास किसी और को न पाकर गुस्से में चिल्लाया कि ली चुआन, तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नानवान हवेली में छुपकर आने की? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यही खत्म करवा सकता हूं। मैं जानता था कि फेंग युआन को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, क्योंकि वो खुद को ली परिवार का हिस्सा मानकर बहुत घमंडी हो चुका था और मेरे सामने हमेशा खुद को बड़ा दिखाता था। अभी अभी उसने जिस लाचारी से बात की थी वो मैंने सुन ली थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यहां कोई कैमरा नहीं था, इसलिए उसने अपना असली रंग दिखा दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैंने सुबह ही मेन डायरेक्टर से बात करके हवेली के अंदर कैमरे लगवा दिए थे।
इस समय पूरी दुनिया उसका ये असली और घटिया रूप लाइव देख रही थी। कमेंट्स में लोग हैरान रह गए कि क्या ये वही फेंग युआन है जिसे हम जानते थे। ऐसा लगता है कि इस पर कोई भूत सवार हो गया है। फेंग युआन के इस घमंड को देखकर लोग कहने लगे कि अब समझ में आया, क्या फेंग युआन मूर्ख है जो ली चुआन की असली पहचान नहीं समझ पाया। वो कितना घमंडी है। दुर्भाग्य से फेंग युआन को इन कमेंट्स का पता नहीं था। वो मुझ पर उंगली उठाते हुए चिल्ला रहा था कि तुम अभी बाहर निकलो। नौकर कहाँ है? इस बदतमीज आदमी को पकड़कर बाहर फेंको। जाहिर है कि कोई भी नौकर उसकी बात नहीं सुनने वाला था। मैंने अपनी भौहें उठाई और कहा कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊं? अगर मैं गया तो पीछे से मुझे बुलाने मत आना। फेंग युआन गुस्से से लाल हो गया कि नौकरों और बॉडीगार्ड्स, इसे पकड़ो। मैं उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना बाहर चल दिया। फेंग युआन किसी नौकर को बुलाने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ से एक बेहद खूबसूरत और आलीशान कपड़ों में सजी महिला बाहर आई। नौकरों ने तुरंत सिर झुकाकर उनका स्वागत किया कि नमस्ते मालकिन, ये ली परिवार की बड़ी मालकिन और असली वारिस की मां है। फेंग युआन को जैसे शिकायत करने का मौका मिल गया। वो तुरंत उनके पास गया और अपना परिचय देते हुए बोला। मालकिन ने उसे अजीब नजरों से देखा जैसे वो कोई पागल हो। फेंग युआन ने कहा कि मालकिन, मैं चाहता हूं कि आप किसी को पकड़वाएं। ली चुआन नाम का एक आदमी है, क्या आप उसे जानती हैं? उसने कल शाओबाओ को बहुत मारा था और शाओबाओ बहुत रोया था। वो अभी अभी बाहर गया है, पक्का यही कही होगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं। फेंग युआन बस यही चाहता था कि मालकिन मुझे सजा दे, लेकिन उसने मालकिन के चेहरे के बदलते हावभाव नहीं देखे। वो उनका रास्ता दिखाते हुए बाहर कॉरिडोर की तरफ ले गया जहां मैं खड़ा था। हालांकि इस समय मैं अकेला नहीं था। गु किंगहान ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसने काले रंग की खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी और लाड़ था। उसने मुझसे कहा कि बाहर के गुलाब अच्छे हैं ना? क्या तुम्हें काले रंग की ड्रेस में महिलाएं पसंद नहीं है? मैं इन फूलों के साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा कि गु किंगहान, किसने कहा कि तुम फूल भेजकर मेरा हाथ पकड़ सकती हो? गु किंगहान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उसकी आंखों में पहले गुस्सा था जो बाद में लाचारी में बदल गया। उसने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, तुम मेरा हाथ पकड़ना। क्या आज रात तुम मेरे साथ खाना खाओगे? मैं ताजा स्टेक मंगवा दूंगी। मैंने कहा कि आज रात मुझे काम है और मुझे उसी लड़की के साथ डिनर पर जाना है। गु किंगहान ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलूंगी। मैंने कहा कि गु किंगहान, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूं और तुमसे बात नहीं करना चाहता। गु किंगहान, जो कि गु परिवार की मालकिन और मशहूर एक्ट्रेस है, वो सच में मुझसे चिपकी हुई थी और मेरी बाहों में आने की कोशिश कर रही थी। मुझे याद आया कि पिछली बार उसने मुझे बिल्डिंग के नीचे जबरदस्ती चूमा था। मैंने हंसते हुए उसकी पतली कमर को पकड़ा और कहा कि गु किंगहान, अगर तुमने फिर से ऐसी हरकत की तो मैं बच्चों को लेकर देश से बाहर चला जाऊंगा। गु किंगहान ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना चेहरा ऊपर उठाकर मुझे चूमने की कोशिश करने लगी। फेंग युआन जब वहां पहुंचा तो उसने हम दोनों को इस हालत में देखा। उसकी आंखों में पहले गुस्सा आया और फिर वो खुशी से उछल पड़ा। उसने पीछे खड़ी मालकिन से कहा कि मालकिन देखिए, ये आदमी फिर से गु किंगहान को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो हवेली में छुप कर आया है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले मालकिन ने नहीं, बल्कि गु किंगहान ने उसे टोक दिया। गु किंगहान, जो अभी तक मेरे सामने लाड़ जता रही थी, उसने ठंडी नजरों से फेंग युआन को देखा और पूछा कि तुम किसे गाली दे रहे हो? फेंग युआन ने कहा कि किंगहान बहन, तुम इस आदमी के झांसे में मत आओ। इसकी बेटी ने स्कूल में शाओबाओ को परेशान किया था। गु किंगहान ने पूछा कि तुम शाओबे की बात कर रहे हो? फेंग युआन ने कहा कि हाँ, वही लड़की। आपको इन बाबेटी को सबक सिखाना चाहिए। गु किंगहान गुस्से में मुस्कुराई और मैनेजर से कहा कि शाओबेई और शाओबाओ को यहां लाओ। जल्द ही मेरी बेटी शाओबेई उछलते कूदते हुए आई और उसके पीछे मुंह फुलाए गु शाओबाओ था। मेरी बेटी बहुत मिलनसार है। वो अपने नटखट भाई का हाथ पकड़कर खींच रही थी और कभी कभी उसके गाल खींचकर उसे चिढ़ा रही थी। फेंग युआन ने तुरंत कहा कि किंगहान बहन देखो, ली चुआन की बेटी शाओबाओ के साथ क्या कर रही है।
क्या ये बदतमीजी नहीं है? इसकी हिम्मत कैसे हुई शाओबाओ को छूने की? अगले ही पल मेरी बेटी शाओबे मम्मी चिल्लाते हुए गु किंगहान की तरफ दौड़ी। गु किंगहान मुस्कुराई और उसने झुककर अपनी बेटी को गोद में उठा लिया और प्यार से कहा कि मेरी प्यारी बच्ची। फेंग युआन ये देखकर दंग रह गया और बोला कि किंगहान बहन, तुमने इसे अपनी गोद ली हुई बेटी कब बना लिया? फेंग युआन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो अभी भी इस उम्मीद में था कि गु किंगहान मुझे सजा देगी। उसने कहा कि किंगहान बहन, तुमने कल फोन पर कहा था कि तुम ली चुआन को सबक सिखाओगी, क्या तुम भूल गई? तभी चुपचाप तमाशा देख रही मेरी मां ने ठंडे स्वर में कहा कि सबक सिखाओगी? गु किंगहान, क्या तुम मेरे बेटे को सबक सिखाना चाहती हो? गु किंगहान तुरंत अपनी बेटी को पकड़े सीधे खड़ी हो गई और आदर से बोली कि नहीं मम्मी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं ली चुआन का हमेशा सम्मान करती हूं और उस पर निर्भर हूं। फेंग युआन उनकी बातें सुनकर कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसे पूरी बात समझ आई तो वो जैसे जम सा गया। उसने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया और कांपती आवाज में अपनी मां से पूछा कि मां, आपने किसे अपना बेटा कहा? वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं ही ली परिवार का असली वारिस हूं। शायद वो पहले ही समझ चुका था, लेकिन अपनी गलती मानने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इंसान के लिए अपनी गलती स्वीकार करना मुश्किल होता है। शुरुआत में ही पीछे हट जाना आखिरी वक्त तक खींचने से बेहतर होता है। आखिर में जब मैं सामने आया तो सब साफ हो गया। मैंने ठंडी सांस ली और गु किंगान से कहा कि मम्मी, हमारा तलाक हुए सदियां बीत चुकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मम्मी बुलाने की? गु किंगान का चेहरा उतर गया, लेकिन वो मेरी मां के सामने मुझसे बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मुझे सिर्फ गुस्से से घूठी रही। फेंग युआन का चेहरा सिर्फ उतरा ही नहीं था, बल्कि उसके पैर कांपने लगे और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस ली चुआन को वो मामूली समझ रहा था, वही ली परिवार का असली वारिस है। इस आखिरी पल में भी वो खुद को दिलासा देते हुए सिर हिला रहा था कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। गु शाओबाओ अचानक दौड़कर आया और मेरे पैर पकड़कर रोने लगा कि हम दोनों जुड़वा हैं, तो मैं छोटा भाई क्यों हूं? मैं छोटा भाई नहीं बनना चाहता, मैं बड़ा भाई बनूंगा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। सिर्फ फेंग युआन नहीं हंस सका। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था और वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फेंग युआन न केवल हंस नहीं सका, बल्कि उसे रोना भी पड़ा। उसने खुद ही निर्देशक टीम से मांग की थी कि सभी दृश्यों का सीधा प्रसारण किया जाए और एक भी फ्रेम न काटा जाए, ताकि वो अपने लिए माहौल बना सके। आखिरकार ये मांग उसी पर भारी पड़ गई। हवेली के दृश्य बिना किसी रोकटोक के लाइव प्रसारित होने के बाद उसे पूरे इंटरनेट पर जमकर ट्रोल किया गया। जो यूजर्स उसे ली परिवार का सदस्य बताकर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उनका रुख भी पूरी तरह बदल गया और वे उसके अतीत को खंगालने लगे। जल्द ही सब कुछ ढूंढ निकालने वाले नेटिजन्स ने पता लगा लिया कि फेंग युआन भले ही ली परिवार के छठे चाचा का बेटा है, लेकिन वास्तव में वो एक नाजायज संतान है। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक रखेल का बच्चा है। ली नियानहुआ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो फेंग युआन को ली उपनाम दे सके, इसलिए उसे अपनी सगी मां का उपनाम फेंग अपनाना पड़ा। उसकी मां एक नाइट क्लब में काम करती थी, इसलिए फेंग युआन ने बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी और उसने जूनियर हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। ली नियानहुआ ने पैसे खर्च करके उसे तैयार किया और मनोरंजन जगत में कदम रखवाया, जहां वो एक तथाकथित आइडल बन गया। ली नियानहुआ चाहता था कि फेंग युआन मुझसे मिले और उसका असल मकसद ये था कि फेंग युआन मेरे साथ अच्छे संबंध बना ले, ताकि वो ली परिवार के पारिवारिक दायरे में शामिल हो सके। खैर, सोच अच्छी थी, अगली बार ऐसा मत सोचना। इस घटना के बाद फेंग युआन एक समय के लिए नानवान हवेली के गेट पर अड़ गया और रोते हुए मुझसे माफी की भीख मांगने लगा। बारिश होने पर भी वो वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने लाचारी का नाटक करके वापसी करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से मैं कोई सेंट मारिया नहीं हूं। मैंने उसकी इस हरकत को भाव तो नहीं दिया, बल्कि उसके लाइव स्ट्रीमिंग में भीगने के मौके का फायदा उठाकर हवेली के गेट पर ली परिवार के नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का बैनर टांग दिया और मुफ्त में एक जबरदस्त विज्ञापन कर दिया। फेंग युआन की वापसी की कोशिश नाकाम रही। सभी ब्रांड्स और फिल्म क्रू ने उससे हर्जाना मांगना शुरू कर दिया। वो न केवल पूरी तरह कंगाल हो गया,
बल्कि उस पर भारी कर्ज भी चढ़ गया। ली नियान हुआ, उसके कर्ज को चुकाने के लिए हर तरफ से पैसे उधार ले रहा है। मेरे इस कम समझदार छठे चाचा के बाहर फेंग युआन के अलावा और भी नाजायज बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि फेंग युआन के प्रति उनका धैर्य भी अब खत्म होने वाला है। हालांकि इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने ये जाल 2 वजहों से बुना था। पहली वजह यह कि फेंग युआन ने मेरी प्यारी बेटी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई थी और उसे बदनाम किया था। इसलिए मैं चाहता था कि वो अपने कर्मों का फल भुगते और इसकी कीमत चुकाए। दूसरी वजह यह थी कि ली परिवार का नया प्रोजेक्ट जल्द ही बाजार में आने वाला था। विज्ञापन पर मोटी रकम खर्च करने के बजाय मनोरंजन जगत के इस विशाल ट्रैफिक का उपयोग करके मुफ्त में विज्ञापन करना बेहतर था, क्योंकि गॉसिप से बढ़कर आकर्षक विज्ञापन और कुछ नहीं होता। पैसे कमाने के लिए समर्पित ली चुआन सबसे हैंडसम पुरुष है। ली शाओबेई और गु शाओबाओ सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय बड़ी बहन और उसका गुस्सैल छोटा भाई है। गु किंगान क्राउन प्रिंस की सबसे वफादार दीवानी है। क्राउन प्रिंस ने अपनी पहचान छिपाकर मनोरंजन जगत में कदम रखा। देखते ही देखते हमारे बारे में ट्रेंड्स हर दिन सोशल मीडिया पर छाने लगे। नेटिज़न्स का रुख एक बार फिर बदल गया और वे मेरा समर्थन करने लगे। जो लोग फेंग युआन की तारीफ करते थे, वे अब मेरी तारीफ करने लगे। मैं इस पर बस मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि मुझे इन सब बातों की कभी परवाह नहीं रही। मैंने बचपन से ही अपने बच्चों को सिखाया है कि जब आप खुद आत्मनिर्भर और मजबूत होते हैं, तभी आप बाहरी दुनिया की आलोचनाओं और संदेहों से बेअसर रह सकते हैं। मैं ली परिवार का क्राउन प्रिंस और एक अभिनेता बना रहा। मुझे अभिनय करना पसंद है और मैं किरदारों को निभाने और उनमें डूब जाने का आनंद लेता हूं। मैं हर दिन अपनी बेटी पर प्यार बरसाता हूं और अपने बेटे को सिखाता हूं। वैसे बेटा आजकल उतना गुस्सैल नहीं लगता। उसे कुछ महीनों के लिए अपने पास रहने के लिए लाया हूं, और वो छोटा बच्चा रात में चुपके से मुझे चूमता भी है। वो भी अपनी उस चिढ़ पैदा करने वाली मां की तरह अपनी भावनाएं छिपाने में माहिर है। ओह, गु किंगान वो महिला आजकल मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। ये बुरी औरत पहले मुझे अपनी पहचान उजागर करने की अनुमति नहीं देती थी। वो मुझसे अक्सर मिलती थी, लेकिन बहुत चुपचाप। जब से मेरी पहचान उजागर हुई है, वो हर दिन खुलेआम अपने प्यार का इजहार करती है। वो स्पोर्ट्स कार, महंगी घड़ियां भेजती है और खुद को भी सौंपने को तैयार रहती है, जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया है। ये रौबदार महिला निजी तौर पर बेहद चंचल है और पूरी तरह बेशर्म बन जाती है। वह या तो मुझे झांसा देकर कोर्ट मैरिज के लिए ले जाना चाहती है या फिर बिस्तर पर, लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो इतनी शालीन और गंभीर दिखती है कि उसने ये तक कह दिया कि उसने मनोरंजन जगत में सिर्फ मेरे लिए कदम रखा था। उसने कहा कि वो बहुत लंबे समय से मुझसे एक तरफा प्यार करती थी। बचपन में वह मुझसे लड़ती थी, लेकिन असल में वह मुझे पसंद करती थी और अपनी भावनाएं व्यक्त न कर पाने के कारण सिर्फ मेरा ध्यान खींचना चाहती थी। उसकी ये हरकत बिल्कुल वैसी ही है जैसे मेरा बेटा किंडरगार्टन में छोटी लड़कियों की चोटी खींचता है। मीडिया वाले अभी भी उसे गंभीर और गहरे प्यार वाली खूबसूरत महिला कहते हैं। गंभीर? मुझे तो वो बेहद चंचल लगती है। खैर, जितना सोचता हूं उतना ही गुस्सा आता है।